and Pacer English. Good morning, students. How are you all? गुड. चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. कल हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, उससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा. आज हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन से वाक्य आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन से वाक्य आते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन से वाक्य आते हैं. इससे पहले कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट को शुरू करें, आप लोगों को याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या थी. हिंदी वाक्यों में हमने पढ़ा था कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि वाक्यांश आते हैं, ये अक्सर आते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर या, ये, ई इस प्रकार के वाक्यांश आते थे. और यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर यहाँ ध्यान से देखिए, गा, गे, गी इस प्रकार के सेंटेंस या इस प्रकार के वाक्यांश पाए जाते हैं. गा, गे, गी. इसके बाद हमने अंग्रेजी वाक्यों के हिसाब से भी इनको देखा था कि भाई जो वाक्य प्रेजेंट के अंदर जिन काम वाक्यों का ये पता नहीं चले, जिनमें काम के बारे में ये पता नहीं चले कि काम कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ, तो उन वाक्यों को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते थे. जिन वाक्यों के बारे में भूतकाल में ये पता नहीं चले कि ये वाक्य कब शुरू हुआ कब समाप्त हुआ, अनिश्चित हो, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखे थे. वो हैबिचुअल वाक्य और होते थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट में. अब भविष्य में तो कोई हैबिचुअल होने का रहा, तो भविष्य काल में भी किस प्रकार के वाक्य आएंगे, इस प्रकार के वाक्यों में काम का होना या करना भविष्य काल में पाया जाता है. अर्थात ये काम भविष्य में होता है, भविष्य काल में होना या करना पाया जाता है, लेकिन उसके अंदर अनिश्चित होता है. वो काम अनिश्चित होता है, उसका ये पता नहीं चलता कि ये कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ. तो ऐसे वाक्य हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर रखते हैं. चलिए अब हम एक एक वाक्य को, इसके वाक्यों को बना करके देखते हैं क्या स्ट्रक्चर चेंज होती है. स्ट्रक्चर तो वही है जो हमने पढ़ी है. क्या स्ट्रक्चर थी? वही सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. मैंने बताया था कि आपको चेंज किस में होता है, केवल वर्ब में चेंज होता है. इस वर्ब के दो भाग बताए थे मैंने कि हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है. इसके दो भाग, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हमने ध्यान दो आप कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम नहीं करते हैं. तो यहाँ भी वैसा नहीं है, यहाँ वैसा नहीं है कि हम यहाँ प्रयोग ना करें. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सभी प्रकार के वाक्यों में करते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव का हो, चाहे नेगेटिव का हो, चाहे इंटरोगेटिव का हो. ये हम सभी प्रकार के वाक्यों में इनका प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे. अब हेल्पिंग वर्ब होती कौन कौन सी हैं ये देखिए. हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम आई, डू और डज. इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी काम आई, डिड. लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में डिफरेंस क्या है? देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आई वो केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काम आई, केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही काम आई थी. लेकिन यहाँ पर ये सभी प्रकार के वाक्यों में काम आएगी. चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस. अब चूंकि क्लियर हो गया, देखिए पैटर्न या स्ट्रक्चर इसकी है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ आएंगे विल और शैल. ये ध्यान रखने की चीज़ है, यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब हैं, विल और शैल. और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसके साथ एस था, हेल्पिंग वर्ब वहाँ आती नहीं थी. और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर. यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, लेकिन उसके साथ विल और शैल आएंगे. अब चूंकि यहाँ भी दो दे रखे हैं, विल और शैल, तो विल कहाँ आएगा, शैल कहाँ आएगा, इसको थोड़ा सा क्लियर हम कर लेते हैं. देखिए प्राचीन अंग्रेजी के अंदर आई और वी यदि सब्जेक्ट के रूप में होते थे तो हम उसके साथ शैल का प्रयोग करते थे. बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता था. चाहे सब्जेक्ट में सिंगुलर प्लूरल का कोई लेना देना नहीं है यहाँ, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ हम
विल का प्रयोग करते थे, केवल आई और वी के साथ शैल। लेकिन मॉडर्न अंग्रेजी के अंदर आजकल हम शैल की जगह सभी के साथ आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग करने लग गए हैं। लेकिन अभी भी यदि ग्रामेटिकल रूप से हम देखें तो आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग होता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। हाँ, एक जगह कुछ चेंज होता है, जिन्हें मॉडल के जब पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। वो क्या नियम है? वो नियम है कि यदि किसी वाक्य में चेतावनी, वार्निंग, दृढ़ इच्छा, संकल्प, आज्ञा का बोध हो तो आई और वी के साथ विल तथा अन्य सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ शैल लगा देते हैं। मतलब उल्टा हो जाता है। यदि किसी को धमकी दी जा रही हो, वार्निंग दी जा रही हो, कोई दृढ़ इच्छा कर ली जाए, संकल्प ले लिया जाए, या कोई आज्ञा दी जाए किसी को, तो इस प्रकार के जब वाक्य आ जाते हैं तो उनके अंदर हम इनको बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। आई वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। ये जो बातें हैं, हम ये मॉडल्स जब पढ़ेंगे हम तब हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। यहाँ हम सिंपल साधारण तरीके से करके चलते हैं कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग और यू, आई वी, यू, दे, या मतलब सभी प्रकार के बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम एक एक सेंटेंस को लेकर के चलते हैं। देखिए पहला सेंटेंस, ध्यान से देखिए आप। मैं एक पत्र लिखूंगा। ध्यान से देखिए सेंटेंस को, मैं एक पत्र लिखूंगा। यहाँ सेंटेंस से हमें बिल्कुल भी ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कौन समय कब शुरू हुआ, पत्र लिखने का काम कब शुरू हुआ और कब समाप्त होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये वाक्य चूँकि भविष्यकाल का है, फ्यूचर का है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर में इस वाक्य को बनाएंगे। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट के रूप में मैं, कर्ता मैं है आई। वर्ब क्या है, लिखूंगा, मतलब लिखना, लिखने को कहते हैं राइट। और ऑब्जेक्ट है पत्र, मतलब लेटर। तो सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई, और आई के साथ हमने पढ़ा है कि क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सेल, आई सेल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, और ऑब्जेक्ट के रूप में ए लेटर, आई सेल राइट ए लेटर। मैं एक पत्र लिखूंगा। क्लियर हो गया होगा आप सभी को, आई सेल राइट ए लेटर। अगला सेंटेंस देखिए, हम कल स्कूल जाएंगे। बहुत सिंपल वाक्य है, हम कल स्कूल जाएंगे। आप खुद बना के देखिए इस वाक्य को, वो जल्दी बना दोगे आप। हम कल स्कूल जाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में क्या है, हम। वर्ब क्या है, जाएंगे, हम के लिए वी, जाने के लिए गो। कहाँ जाएंगे, स्कूल। तो क्या बन जाएगा, वी के साथ क्या लगाएगा, सेल, वी सेल गो टू स्कूल। हम कल स्कूल जाएंगे, वी सेल गो टू स्कूल। कब जाएंगे, कल, टुमारो। हम कल स्कूल जाएंगे, वी सेल गो टू स्कूल टुमारो। अब अगला सेंटेंस देखिए, तुम एक किताब पढ़ोगे। तुम एक किताब पढ़ोगे, तुम सब्जेक्ट, तुम पढ़ोगे क्या, रीड, वर्ब हो गई, और एक किताब क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। तुम एक किताब पढ़ोगे, तुम के लिए यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, यू विल रीड ए बुक, यू विल रीड ए बुक। तुम एक पुस्तक पढ़ोगे। नेक्स्ट वाक्य देखिए, चौथा वाक्य, उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे। उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे। ध्यान दें, उसके पिता, उसके पिता के लिए अंग्रेजी में क्या करेंगे अपन, सब्जेक्ट के रूप में उसके पिता, और उसके पिता को हम क्या कहेंगे, हिज फादर, हिज फादर। और क्या करेंगे, वो आएंगे, ये वर्ब है, आएंगे, आएंगे को क्या कहते हैं, कम। और कहाँ से आएंगे, दिल्ली से। तो हिज फादर, उसके हिज फादर के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल कम फ्रॉम दिल्ली। फ्रॉम से शब्द आया है, दिल्ली। इस प्रकार के जो छोटे शब्द हैं, इन शब्दों को हम जब अपने अगले टॉपिक पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस, तब इनको क्लियर कर लेंगे। अभी आप ये समझिए, से के लिए फ्रॉम शब्द आता है, हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो, कल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये लड़के सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे। ये लड़के सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे। तो ये लड़के, देखिए सब्जेक्ट क्या है, ये लड़के, केवल ये नहीं है, ये लड़के। अब वर्ब क्या है, खेलेंगे,
क्या खेलेंगे? फुटबॉल का मैच। ये ऑब्जेक्ट सोमवार को। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये लड़के, दीज बॉयज अब क्या करेंगे? ये विल प्ले, खेलने के लिए प्ले, विल प्ले फुटबॉल। कब खेलेंगे वो? मंडे को खेलेंगे, सोमवार को खेलेंगे। तो दीज बॉयज विल प्ले फुटबॉल मैच ऑन मंडे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। दीज बॉयज विल प्ले फुटबॉल मैच ऑन मंडे। क्लियर? देखिए एक रूल्स दे रखा है इसमें नीचे, अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आई और वी के साथ सेल और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल लगा करके फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये हमने पहले क्लियर कर लिया है। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर पढ़े थे तो हमने वहाँ क्लियर किया था कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर भी वहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगाते थे, यहाँ भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी। बहुत सिंपल टेंस है ये। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल और सेल, और फिर नोट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए एक एक सेंटेंस को हम लेकर के चलते हैं। मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊँगा। बहुत सिंपल, मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊँगा। अभी इस सेंटेंस को हम यदि बनाते हैं तो सब्जेक्ट मैं, सब्जेक्ट के रूप में मैं आ गया, और वर्ब के रूप में जाऊँगा। कहाँ नहीं जाऊँगा? अलीगढ़। तो क्या बनेगा? आई के साथ सेल आएगा, आई सेल। फिर नोट लगाएंगे उसके बाद, आई सेल नोट, जाने के लिए गो, आई सेल नोट गो। कहाँ नहीं जाऊँगा? अलीगढ़। आई सेल नोट गो टू अलीगढ़ टुमारो। आई सेल नोट गो टू अलीगढ़ टुमारो। क्लियर हो गया होगा आपको, आई सेल नोट गो टू अलीगढ़ टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। लड़के दिन में नहीं सोएंगे। लड़के दिन में नहीं सोएंगे। तो लड़के सब्जेक्ट, सोना वर्ब। तो क्या बनाएंगे? लड़के, लड़के के लिए क्या आएगा शब्द? बॉयज। और सोने के लिए क्या आता है शब्द? स्लीप। तो द बॉयज, तो चूंकि अब क्लियर है ये, तो द बॉयज के साथ क्या आएगा? विल। द बॉयज विल नॉट स्लीप इन द डे। लड़के दिन में नहीं सोएंगे, विल नॉट स्लीप इन द डे। क्लियर? अगला सेंटेंस देखिए, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। तो तुम के लिए यू, पढ़ने के लिए रीड आता है, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। तो यू विल नॉट रीड द बुक। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। लास्ट चौथा सेंटेंस देखिए, हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। सब्जेक्ट हम, वर्ब प्ले खेलना। तो क्या हो जाएगा? वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? सेल। वी सेल नोट, क्या नहीं करेंगे? प्ले। वी सेल नोट प्ले। वी सेल नोट प्ले हॉकी, प्ले हॉकी मैच टुमारो। हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। इसका ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस वही हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही क्लियर किया था कि हेल्पिंग वर्ब, ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। यहाँ पैटर्न में देखिए, विल सेल जो है वो सब्जेक्ट से पहले और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था कि डू और डज पहले आ जाते हैं सब्जेक्ट से, और पास्ट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था कि डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब देखिए हम इसके एक एक वाक्य को लेकर के चलते हैं। ये क्लियर है आपको कि इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले और दूसरे डबल एच वर्ड से शुरू होने वाले। और ये भी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कौन से वाक्य डबल एच वर्ड से शुरू होंगे और कौन से वाक्य हेल्पिंग वर्ड से शुरू होंगे। मैं एक बार रिपीट कर दूं, जो वाक्य, जिन वाक्यों का उत्तर, जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में होता है वो अक्सर हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं, और जिन प्रश्नों का उत्तर किसी शब्द या वाक्य में होता है वो डबल एच वर्ड से शुरू होते हैं। डबल एच वर्ड से मतलब समझ ही गए होंगे, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, होम, हुज, विच, इस प्रकार के जो शब्द जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए हम एक एक शब्द को लेकर चलते हैं। क्या वह तुमको कुछ पहनने देगा? क्या वह तुमको कुछ पहन देगा? पहला सेंटेंस देखिए, क्या वह तुमको कुछ पहन देगा। सेंटेंस से हमें अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या वह तुमको कुछ पहन देगा मतलब क्या है। यहाँ इसका प्रश्न का उत्तर यदि हम देखें तो हाँ या ना में इसका उत्तर है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से ये सेंटेंस
शुरू होगा। ये तो क्लियर हो गया हमें, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब चूंकि क्या वह तुमको कुछ पेन देगा, क्लियर है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, विल और सेल में से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ, क्लियर हो गया होगा, वह के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आनी है, विल। तो विल ही, यहाँ तक क्लियर हो गया, विल ही। क्या देगा वो, पेन। पेन देने के लिए क्या आएगा शब्द, गिव। विल ही गिव पेन, कुछ पेन। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ पेन। कुछ पेन के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, सम पेन। तो विल ही गिव यू सम पेन्स, क्या वह तुमको कुछ पेन देगा। क्लियर हो गया होगा अंग्रेजी, विल ही गिव यू सम पेन्स। क्लियर। अगले वाक्य पे चलते हैं, क्या हम आम खाएंगे। देखिए सिंपल सिंपल से वाक्य बना के दे रखे हैं, क्या हम आम खाएंगे। वही आना में उत्तर है, किससे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हम के साथ, हम है, सब्जेक्ट क्या है, हम, और हम के साथ क्या आएगी, सेल, सेल वी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं अपन, ईट। खाने के लिए क्या लेते हैं, ईट। और क्या खाएंगे, मैंगो। देखिए सेल वी ईट मैंगोज, क्या हम आम खाएंगे। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, थर्ड सेंटेंस, क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे। यहाँ भी हाँ ना में उत्तर है, क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो हम कैसे करेंगे इसको, क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे। तो क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, तो तुम्हारे भाई सब्जेक्ट, आना वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाएंगे, तुम्हारे भाई के लिए विल। विल योर ब्रदर, तुम्हारा भाई योर ब्रदर। फिर यहाँ पे नोट हो रहेगा, विल योर ब्रदर नोट कम यस्टरडे, कल नहीं आएंगे, नोट कम टुमारो, कल नहीं आएंगे, भविष्य की बात कर रहा है, टुमारो, आने वाले कल के लिए टुमारो, और बीते हुए कल के लिए यस्टरडे। अगला सेंटेंस देखिए चौथे नंबर का, सीता कौन सा गाना गाएगी। ध्यान दें सेंटेंस पर, सीता कौन सा गाना गाएगी। चौथा सेंटेंस देखिए, सीता कौन सा गाना गाएगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ हाना में उत्तर नहीं है इसका, ये नहीं पूछ रहा कि सीता क्या गाएगी, ये क्या सीता गाएगी, तो हाना में उत्तर हो जाता। लेकिन यहाँ से सीता कौन सा गाना गाएगी, तो यहाँ इसका हम क्या करेंगे, डबल एच वर्ड से शुरुआत करनी पड़ेगी। और कौन से के लिए जो शब्द आता है आपको पता होगा, क्या शब्द आता है, विच। कौन सा गाना, तो विच सॉन्ग, कौन सा गाना, तो विच सॉन्ग विल सीता सिंग। सेंटेंस को ध्यान से देखें, इसका अंग्रेजी, विच सॉन्ग विल सीता सिंग, सीता के लिए विल का प्रयोग, और सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह कौन सी पुस्तक खरीदेगा। वह कौन सी पुस्तक खरीदेगा, वह कितनी पुस्तक खरीदेगा। कितनी शब्द, कितनी, कितनी के लिए क्या शब्द आता है, मैंने कल भी आपके इस बारे में चर्चा की थी। कितनी के लिए हाउ मच और हाउ मेनी, दो शब्द आते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल जो नाउन होती है उनके लिए कितनी के लिए हाउ मेनी, और जिनको अपन काउंट नहीं कर सकते उनके लिए हाउ मच। तो यह पुस्तकें हैं, काउंट कर सकते हैं, तो हाउ मेनी बुक्स, इसके लिए शब्द आएगा हाउ मेनी बुक्स विल ही बाई। कितनी पुस्तकें वह खरीदेगा, बाई माने खरीदना, हाउ मेनी बुक्स ही विल ही बाय। अगला सेंटेंस देखिए, हम कल कहाँ जाएंगे। हम कल कहाँ जाएंगे, सेंटेंस बहुत सिंपल है, कहाँ जाएंगे मतलब वेयर, कहाँ के लिए क्या शब्द काम में आते हैं, वेयर। और हम के लिए जो हेल्पिंग और बाय की क्या आएगी, हम वी, और वी के लिए सेल। तो वेयर सेल वी, देखिए सेंटेंस क्या बना रखा, वेयर सेल वी गो टुमारो, हम कल कहाँ जाएंगे, वेयर सेल वी गो टुमारो। अब देखिए इसका लास्ट सेंटेंस, तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा। तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा, ये हु से शुरू होगा। देखिए हु से जो शुरू होने वाले वाक्य हैं, मैंने कल आपसे 2 दिन टेंस जब हमने पढ़े हैं उनमें चर्चा की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब हम हु से वाक्य शुरू करते थे तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते थे। उसके पीछे भी एक वजह थी, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आता नहीं था हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे अपन, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ हेल्पिंग वर्ब को नहीं छोड़ना है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग करेंगे। तुम्हारे पुत्र को कौन पिटेगा, यहाँ अक्सर सब्जेक्ट नहीं होता है तो हु विल, और उसके बाद सीधा
क्या लगेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हु विल बीट योर सन, तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या, तीनों ही इंडेफिनिट टेंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, आपको कहीं भी आपको ज़रा सा भी समझ में नहीं आया है, एक बार रिपीट करके वीडियो को देखें। और फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मुझसे कॉल कर करके, कमेंट्स कर करके, कैसे भी मुझसे पूछें और अच्छे से इनको क्लियर करें। टेंस आपके भविष्य में भी बार बार काम आएंगे, इसलिए अच्छे से इनको याद रखें। बाय।